जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम्स टू नंदूस ट्यूटोरियल। मैं हूं नंदू, आप सभी का बंधु। स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में, जो कि है ऐसे के ऊपर। तो सबको जैसे पता ही होगा कि आज तो संडे है, और संडे एक यूपीएससी एस्पिरेंट के अगर लाइफ में देखा जाए तो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए वो ऐसे डे होता है, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर ओपीएससी हो, उसके लिए वो ऐसे डे होता है। और सारे टॉपर्स का यही मानना है कि हर संडे आपको एटलीस्ट एक ऐसे लिखना चाहिए दोस्तों। एक ऐसे पेपर आपको लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेपर में थॉट प्रोसेसिंग होता है, आपका राइटिंग चेक होता है, आपका पेशेंस भी उसमें दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है, आपका पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होता है, उसमें आपका कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होता है आपका इमेजिनेशन भी रिफ्लेक्ट होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसे राइटिंग, और वो आपको प्रैक्टिस करने से ही वो सब आता है। आप अगर देखेंगे, अगर सिलेबस अच्छे से देखेंगे, सिलेबस में आपको दिया गया है वहाँ पे कि आपका जो ऐसे है वो अच्छे से एक्सप्रेस होना चाहिए, प्लस आपका उसमें लैंग्वेज, आपका राइटिंग, आपका किस मैनर में आप लिख रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्ट एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए मेरा भी आपसे एक सजेशन यही है कि हर संडे आप एटलीस्ट वन ऐसे आप राइटिंग कीजिए। तो संडे है, आज ऐसे डे है, ये यूपीएससी हो या फिर ओपीएससी हो या फिर किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो यहाँ पे आपको ऐसे प्रैक्टिस नहीं, आपको बताया जाएगा, एनालिसिस करवाया जाएगा, डिस्कशन करवाया करवाया जाएगा कि टॉपर्स लोग ऐसे कैसे लिखते हैं और अच्छे मार्क्स कैसे लाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आज आपको एक टॉपर हैं जो जिनका नाम अंकुर है, और उन्हीं का एक्चुअली मैं आज उनका एक ऐसे आपसे डिस्कस करूँगा। आप देखिए वो जो फ्लो में लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं और किस तरीके से ऐसे को रिप्रेजेंट करना चाहिए अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको, तो वो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। और एक बात, जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो जिसमें कि मैंने पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे 3 साल के क्वेश्चन पेपर, 3 साल के 3 ईयर्स के 2020, 2021 और 2022 में मॉडर्न हिस्ट्री के जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यू जो हैं, वो सारे के सारे पीवाईक्यू में डिस्कस किया हूँ विद आंसर के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करवा चुका हूँ मैं प्रीवियस वीडियो में। और जैसे अगर जो जो लोग ऐसे सोए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस नहीं करते हैं, मेंस आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, तो वो उनको उठाने का काम एक्चुअली किया जा रहा है। तो क्योंकि आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं पता कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड है, क्या थीम्स वगैरह पूछा जा रहा है, तो आप ये से सोए हैं, इस दाढ़ी बाबा के जैसे सोए हैं, तो आपका इसीलिए अभी भी वक्त है, उठ जाइए, मेंस क्वेश्चन आंसर एनालिसिस कीजिए और खुद मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वही आपको लास्ट में फाइनल में आपका वही रिजल्ट और सिलेक्शन दिलवाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो देख सकते हैं आप लोग, ये जो मैं कॉपी आपको दिखाने वाला हूँ वो अंकुर कौशिक का टेस्ट कॉपी है, और उनका रैंक आप देख सकते हैं कितना शानदार रैंक है, रैंक 37। और इनका ऐसे में जो मार्क था वो 151 मार्क था, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग मार्क आप बोल सकते हैं। और इनका ही मैं आज आपको एक ऐसे दिखाऊंगा, ब्यूटीफुल ऐसे है, आप खुद भी आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से ऐसे को लिखना चाहिए। तो ऐसे में आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे का जो पेपर होता है उसमें 2 सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं, हर एक सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप, और आपको बोथ सेक्शन से एक एक ऐसे अटेंड करने का रहता है। तो वैसे ही आप देखेंगे जितने भी सालों में हैं, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसमें वेमेन जो हैं, तो वेमेन का जो इशू है हमेशा से ज़्यादा हाईलाइटेड इशू रहता है और हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है वेमेन का इशू। तो इसीलिए उसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। और ये जो ऐसे है, इसीलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि ये आपको अंडरस्टैंडिंग में तो हेल्पफुल होगा कैसे लिखना चाहिए, बट आपको ये नोट्स भी बिल्डअप कर देगा कि आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं, और इस टाइप का अगर ऐसे आए तो आप ये सब लिख भी सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन को समझना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
सबसे पहले अगर क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेक्शन एन में जो पहला क्वेश्चन है उसमें वुमेन का जो क्वेश्चन है वो दिया है कि ए फ्री वुमेन इज़ वन हु डज नॉट लिव इन द शेडो ऑफ अदर्स। अगर एक वुमेन फ्री है तो वो किसी दूसरे की परछाई में नहीं जीती है, दूसरे के जजमेंट में नहीं जीती है, बट वन हु मेक्स हेयर ओन चॉइस बेस्ड ऑन हेयर ओन विजडम। लेकिन एक फ्री वुमेन वो अपने चॉइस के हिसाब से ही वो अपना जो भी डिसीजन लेना है वो अपने चॉइस के हिसाब से इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेगी, अपने लिए लेगी, अपने भले के लिए, ना कि किसी समाज में या फिर उसके पतिदेव या फिर उसके घर वालों के दबाव में वो डिसीजन ले। तो इसी चीज़ के ऊपर, इसी थीम को पकड़ के यह आज का ऐसे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे ऐसे को लिखा जाता है। तो सबसे पहले भाई इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, और इंट्रोडक्शन में ऐसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए जो कि कैची हो, आई कैची, देखते ही वो अट्रैक्ट करे, जो एग्जामिनर चेकिंग कर रहा है उसको बहुत ही पसंद आना चाहिए वो ऐसे। जैसे कि बहुत ही सुंदर एक स्टोरी से स्टार्ट किया है अंकुर जी ने। उन्होंने लिखा है कि इन ए स्लीपी टाउन ऑफ कलकत्ता ए गर्ल ऑफ 14 ईयर ओल्ड वॉज फोर्स टू मैरी समवन ट्वाइस हर एज। तो कितना सुंदर कहानी से वो स्टार्ट किए हैं कि एक टाउन था कलकत्ता में, वहाँ एक लड़की है जो कि 14 ईयर्स की लड़की है, और वो किसी उनको उसकी जो शादी है किसी से उसके उम्र के दूसरे दुगने उम्र वाले व्यक्ति के साथ शादी करवा दी जाती है, और वो बेचारी का जो बेसिक राइट्स होता है एजुकेशन वो नहीं मिल पाता है, उसका फ्री विल छीन जाता है, उसका डिग्निफाइड लाइफ भी छीन जाता है। और मैरिज के बाद क्या होता है, टॉर्चर, डोमेस्टिक एब्यूज, सेक्सुअल असल्ट होता है उसका, डेली यही सब चीज़ चलते रहता है। लेकिन एक दिन वो डिसाइड करती है कि सी हैड इट एनफ, उसका ज़्यादा वो सह चुकी है, और वो क्या करती है, उसके पास एक ही ज्वेलरी था, उसके कान का एक सोने का ज्वेलरी था, उसको बेच दी, और द गर्ल रेन सी फ्लेड टू हेयर फ्रीडम। ये जो एक्सप्रेशन है दोस्तों, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द गर्ल रेन सी फ्लेड टू हेयर फ्रीडम। आप तो बहुत टाइप से इसी चीज़ को लिख सकते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज है आप देख सकते हैं कितना सिंपल और कितना क्लासिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। द फ्लो ऑफ राइटिंग इसमें कितना अच्छे से आप देख सकते हैं कि इन ए स्लीपी टाउन ऑफ कलकत्ता ए गर्ल ऑफ 14 वॉज फोर्स टू मैरी समवन ट्वाइस हेयर एज, डिप्राइव्ड ऑफ हेयर बेसिक राइट्स टू एजुकेशन, free will, a right to a dignified life. What followed her marriage was torture, domestic abuse, sexual assaults become daily rituals for her. But one day she decided she had it enough. Selling the only piece of jewelry she had on her, the girl ran. She fled to her freedom. तो जो लैंग्वेज है आप देख सकते हैं, कोई भी अगर पढ़ेगा उसको कितना अच्छा लगेगा दोस्तों। उसके बाद देखिए वो कहानी को आगे बढ़ाते हुए वो बोल रहे हैं, See, the place was new, means are less, with no resources at hand. प्लेस नया था, उसके पास बहुत सारा कुछ मीडियम नहीं था, साधन नहीं था जीने के लिए, लेकिन उसके पास एक चीज़ था, वो था उसका फ्री विल। देख कितना सुंदर तरीके से लिखा गया है दोस्तों। उसके पास कुछ नहीं था लेकिन उसके पास क्या था, उसका एक फ्री विल, और वो अपना फ्रीडम को खोज ली थी। तो वो क्या करती थी, उसी फ्रीडम के सहारे और दूसरे के घर में बर्तन धोना, हाउस होल्ड कोर्स वगैरह थोड़ा थोड़ा काम करना, और ख़ुद को एजुकेट भी करती गई, और थोड़ा थोड़ा बेसिक स्किल्स वगैरह भी सीखते गई। सीखने के बाद अपने आप के इन्वेस्ट करने के बाद एक टाइम आता है जब लड़की धीरे धीरे अपने आप को एजुकेट करने के बाद में वो एक $1 मिलियन कंपनी की मालिक बन गई, जिसका नाम भी यहाँ पर लिखा गया है। तो ये उसको जो एक्चुअली जो वुमेन है वो उनका नाम भी लिया गया है चंदा जावेरी। आप देख सकते हैं, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो ये एक रियल लाइफ इवेंट्स को लेके कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया गया है एक फ्लावरी लैंग्वेज में, और वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मार्क्स गेन करने में हेल्पफुल होता है दोस्तों। तो चंदा जावेरी इनका नाम है, और उनके साथ ये सब घटना हुई थी, और उसी के बारे में लिख के उसी वेमेंस के बारे में पूरा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो कभी भी आपको एक क्वेश्चन आता है वुमेन एम्पावरमेंट हो या फिर वुमेन इशू के बारे में, तो आप ये वाला एग्जैक्टली कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं और मार्क अच्छा ला सकते हैं दोस्तों। तो अब देखिए, अब वो एक स्टोरी तो बता दिया, स्टोरी के बाद में वो कैसे कनेक्ट करते हैं स्टोरी को अपने जो भी क्या बोलते हैं वो स्टोरी को जो टॉपिक है, टॉपिक के साथ कैसे लिंक करते हैं, वो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि द अबव एक्सेप्ट डिटेल्स अबाउट हाउ वुमेन फेसेस इम्पोज डिसीजन इन हर लाइफ।
कैसे वेमेन पे थोप दिया जाता है कुछ भी इम्पोज डिसीजंस वगैरह, और उसको एजुकेशन मैरिज राइट्स वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन हर स्टेप उसका हर स्टेप गाइडेड होता है, डायरेक्टेड हो। छोटे से ही एक लड़कियों को हमेशा से उसको जो भी चीज़ करना है तो उसके पति से या फिर उनके पापा से या फिर घर वालों से परमिशन लेके वो जो बताते हैं उसी डायरेक्शन में उनको करना पड़ता है। और चंदा जेवरी भी उसी टाइप का चीज़ होता है, बाद में वो धीरे धीरे अपने आप को कैसे फ्री करते हैं। तो वही चीज़ सब के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि वेमेन इज कैन बी मच मोर देन ए फादर स्टेटर। एक वेमेन जो है सिर्फ फादर स्टेटर नहीं है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। एक मदर नहीं, एक वाइफ ही नहीं, उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। सी कैन बी हर सेल्फ। तो ये जो जो मतलब कितने सुंदर तरीके से वो जो एक्सप्रेशन है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ऐसे राइटिंग दोस्तों, और यही चीज़ आपको सीखना चाहिए। बाद में फिर से आगे बढ़ते हैं तो वो लिख रहे हैं, आप बता सकते हैं उसमें कि बाद में आपको बताना है कि ये जो ऐसे हम लोग लिखने वाले हैं वो किस किस इशू में मेंशन करने, क्या क्या चीज़ आप इसमें मेंशन करने वाले। तो द इशू दैट ऐसे डेल्व्स इन द इशू दैट वेमेन फेस इन टेकिंग सिंपलेस्ट टू लाइफ चेंजिंग डिसीजन। कैसे सिंपल डिसीजन से लेके लाइफ चेंजिंग डिसीजन ले सकते हैं, कैसे सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, अपना चॉइस मेकिंग एबिलिटीज़ में वो खुद को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कि अपना जो केज है, अपना जो पिंजरा होता है उसको तोड़ के बाहर निकले, इंडिपेंडेंट जर्नी किए और एक लीडर बन के आए समाज में, और वो दूसरों को भी उसी डायरेक्शन में, प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में रास्ता दिखाने का काम भी किए हैं। तो ये होता है, देखिए कितने सुंदर तरीके से आपको बताया गया है। ऐसे को कैसे मतलब इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा स्टोरी दे दिया गया, फिर स्टोरी कैसे टॉपिक के साथ स्टोरी को कनेक्ट कर दिया जाए, फिर उसको बताया जाए कि हम लोग क्या क्या इसमें डिस्कस करने वाले हैं, वो भी चीज़ बता दिया। तो ये टेक्निक होता है दोस्तों, ऐसे लिखने का टेक्निक होता है जिससे कि आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा इसी जो हमारा जो टॉपिक था उसी के बेसिस पे एक छोटा सा यहाँ पे हेडिंग दे दिया गया कि द आयरन केज इम्पोज जजमेंट, कि हमेशा लड़कियों को पे एक आयरन का एक पिंजरा डाल दिया जाता है, उस पिंजरे में उसको कैद कर दिया जाता है। और हमेशा कैद करने का मतलब क्या है कि उस पर जो भी जजमेंट है, जो भी डिसीजन मेकिंग है, वो उनको नहीं दिया जाता है, वो हमेशा बाहर से थोपा जाता है ऊपर से उनके ऊपर, कि उनको क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे एक छोटा सा कितना बढ़िया सा एक वो क्या किए हैं यहाँ पे, एक छोटा सा कितना बढ़िया टॉपिक दे दिए हैं। और उसके बाद टॉपिक में कैसे आप कैसे फ्लावरी लैंग्वेज को यूज करके, कैसे सिंपल लैंग्वेज को भी यूज करके आप टॉपिक को कनेक्ट करके आप कैसे लिख सकते हैं, वो अभी देखते हैं दोस्तों। तो सिंस टाइम इमेमोरियल, तो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में वो बात कर रहे हैं, वो हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे पहले से ही डिसीजन थोपा जा रहा है। जैसे कि सती प्रथा हो गया, सती प्रथा के बारे में थोड़ा लिख दिए, और बाद में चाइल्ड मैरिज के बारे में थोड़ा सा वो बता दिए कि कैसे पहले चाइल्ड मैरिज होता था, सती मैरिज होता था, जो विडो होती थी उनका रीमैरिज नहीं किया जाता था, विडो का लाइफ मिजरेबल होता था, बहुत दुखदायी होता था। पहले तो लड़कियों को उनके दुगने उम्र वाले लोगों के साथ शादी करवा देते थे, बूढ़े लोग के साथ। फिर जब बूढ़े राजा महाराजा जब मर जाते थे तब वो बेचारे जो उनको सती कर देते थे, अगर विडो हो गई तो उसका भी दोबारा शादी नहीं करवाते थे, बेचारी परेशान हमेशा घर में ही रह रह के उसका ज़िंदगी नर्क हो जाता था। तो कैसे छोटे मतलब हिस्ट्री में भी हम लोग देखने को मिलता है कि कैसे लाइफ ऑफ विडो इतना ख़राब रहता है, हमेशा सोसाइटी उनके ऊपर थोपा जाता है सोसाइटी में कुछ भी चीज़। तो अभी भी अगर देखा जाए तो पेट्रियार्की बहुत है, हमेशा एक वाइफ को वुमेन का मेन का प्रॉपर्टी माना जाता है। और कुछ यहाँ पे वो डेटा भी दे देते हैं कि 37% वुमेन जो हैं वो एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, बस बाकी के जो 63% जो वुमेन हैं उनका कुछ हो नहीं पा रहा है। तो ऐसा एसर का रिपोर्ट जो है वैसे कुछ डेटा मसाला दिया जा रहा है, थोड़ा सा डेटा फैक्चुअल चीज़ वगैरह देने से क्या है दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा लगता है। वो जो आपका टोटल जो ऐसे है वो एट्रैक्टिव बन जाता है और मार्क ज़्यादा मिलता है ये सब लिखने से। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बता दिया गया कि वुमेन को ऐसे रिपोर्ट बोलता है कि 37% वुमेन ही एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, और बहुत सारे लोगों को अपना बेसिक राइट टू एजुकेशन नहीं मिलता है, जो कि आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट होने के बावजूद भी उनको वो एजुकेशन राइट नहीं मिलता है, इवन उनका फ्रीडम भी नहीं मिलता है। और मॉडर्न डे सोसाइटी में अगर देखा जाए वुमेन जो है, वुमेन इन मॉडर्न डे सोसाइटी इज
एज वन हु केयर फॉर द फैमिली, हमेशा फैमिली के लिए वो केयर करती है। रेजेस नर्चर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन को लालन पोषण का काम एक माता ही करती है। और फैमिली का हर चीज़ मतलब जो भी दुख हो सुख हो फैमिली को संभालती है, टेक केयर करती है और फैमिली को साथ लेके चलती है। तो वुमेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ एल्डरली, जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका खाना पीना कपड़ा बर्तन झाड़ू पोछा हर चीज़ देखती है घर का, लेकिन फिर भी उसको वो सम्मान नहीं मिलता है और उसको हमेशा जो डिसीजन है इम्पोज किया जाता है। एंड प्रोवाइडिंग बाद में वही सब चीज़ को अच्छी तरीके से वो लैंग्वेज में लिखा गया है। उसका राइट टू वर्क जॉब इज़ रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टेकन बट गिवन टू हेयर, वो खुद नहीं लेती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसको पहले से ही समाज में ऐसे ढांचा बनाया गया है, ढांचागत ऐसे मतलब प्रगति हो रहा है जिसमें कि ये पहले से ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक लड़की के ऊपर थोप दिया जाता है कि उसे माता बनना है, उसे अपने बच्चे को अच्छे से टेक केयर करना है, उसको लालन पालन करना है, घर में सबको खिलाना है पिलाना है। तो ये सब चीज़ कितने अच्छे तरीके से वो रिप्रेजेंट किया गया है। फिर बताया गया कि वुमेन हैव ए शेयर ऑफ 27% इन इंडियन लेबर फोर्स, मतलब इंडियन के लेबर फोर्स में भी वुमेन का शेयर बहुत ही कम है 27%। और वुमेन हेड ओनली 2% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही वो हेड होते हैं। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 2% ऑर्गेनाइजेशन में भी वुमेन का मतलब हेड वुमेन आप देखने को मिल जाएगा आपको। जैसे कि आईएमएफ में भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी जो छोटे छोटे हेड वगैरह हैं वो वुमेन हैं। नॉट ओनली जॉब्स दे हैव डिस्क्रिमिनेशन इन पेमेंट, और पेमेंट मिलने के टाइम में भी उनका जो वेज है वो भी मर्दों से लड़कियों को कम पेमेंट मिलता है। इवन अगर देखा जाए तो इवन इन ऑर्गेनाइजेशन वाइल क्रूशियल डिसीजन मेकिंग इज हैंडेड बाय मैन, क्रूशियल जब डिसीजन मेकिंग पावर जब होना चाहिए तब वो मैन ही ज़्यादातर वो डिसीजन लेते हैं। द टास्क ऑफ हॉस्पिटलिटी या फिर HR मैनेजमेंट वो वुमेन को दिया जाता है। और द इकोनॉमिक डिस्पेच इन जेंडर कैन बी स्टिल एज रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिमार्क दैट बीइंग द बॉस एनीवेयर इन इज लोनली बट बीइंग ए फीमेल बॉस इज प्योर फिक्शन, मतलब कितना रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि फीमेल बॉस तो मतलब ज़्यादातर देखने को ही नहीं मिलता है उनके टाइम पे। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के टाइम पे तो फीमेल बॉस लोगों का होना ही बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता था। द रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम नॉट ओनली इन pervasive इन इकोनॉमी बट डीपली कोरोड्स पॉलिटिक्स एज वेल, तो वो जो पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है, जो रेस्ट्रिक्शन मिलता है उनके फ्रीडम के ऊपर, तो वो हमारे सोसाइटी के लिए ही नहीं अपने लिए ही उनके अपने लिए ही वो हानिकारक नहीं है, वो हमारे पॉलिटिक्स को भी ख़राब कर रहा है, वो हमारे इकोनॉमिक्स को भी ख़राब कर रहा है। तो वो कैसे, देखिए अब पॉलिटिक्स के बारे में बताने वाले हैं अभी कि वुमेन फॉर्म ओनली 11% ऑफ पार्लियामेंटेरियंस इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द डिसीजंस ऑन वुमेन इशूज आर decided mostly by the men who though are apparently feminist and try to strengthen women but miss one important fact that women is already strong. Let about our perception that need to change about them. तो जो वो बोल रहे हैं कि 11% जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, बस 11% पार्लियामेंट में ही वुमेन का पार्टिसिपेशन दिखता है और बाकी के 89% में सब मेल हैं। अब देख सकते हैं कितना मतलब लड़की का जो नंबर होना चाहिए वो कितना कम है। और जो भी अपने आप को फेमिनिस्ट समझते हैं वो सोचते हैं कि वुमेन को मतलब एम्पावरमेंट करना है, तो पहले उनको बताना चाहिए कि वुमेन पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, बस हमारा जो परसेप्शन है वही हमको चेंज करना है। इवन व्हेन वुमेन वेल ग्रांटेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अंडर 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट में 1/3 सीट रिजर्व करने की बात होती है पार्लियामेंट में, और तो लेकिन फिर भी देखा जाए तो पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन में भी मोस्ट ऑफ द ग्राम सभा हो वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेटा बाप और पति सिंड्रोम में फंसा हुआ है। आपने पंचायत देखा होगा कि वहाँ पे जो सरपंच होती हैं वो लड़की होती हैं, रिजर्वेशन के हिसाब से लड़कियों को मिल जाता है, लेकिन उनका जितना सारा जो पावर होता है, जो भी काम करने का होता है, तो उनके पति या फिर उनका बेटा या फिर उनका बाप, ये तीनों ही संभाल लेते हैं और बस लड़की के नाम पे ये उनके पति या फिर बेटा और बाप ही रूल करते हैं। तो उसी को बेटी बाप पति सिंड्रोम बोला गया है। तो डिसीजंस आर टेकन बाय मेन एंड अदर्स ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन, वुमेन के बिहाफ में सारा का सारा डिसीजन मेन ही कर लेते हैं। तो दे वेर चूजन एज रिप्रेजेंटेटिव, उनको रिप्रेजेंटेटिव
चूज किया जाता है, बट रिप्रेजेंटेड नॉट डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी नहीं हुआ है, बट क्योंकि बाहर से रिस्ट्रिक्शन है, पेट्रियार्की है, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, उनके तरफ से दूसरे लोग कोई डिसीजन ले जा रहे हैं। फिर अब देखिए द एबव एक्सेप्ट डेमोस्ट्रेट हाउ वुमेन हैव बीन कंसिडर्ड एज रेसिपिएंट्स और पैसिव बेनिफिटर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय सोसाइटी, पॉलिटिक्स alike. Their independence is restricted, free will choked by juxtaposition of a number of factors with patriarchy, lack of education, under representation of political representation. The urgent need, इसलिए अब नीड क्या है, द अर्जेंट नीड टू रिमूव द सेकल्स, वो जो उनका जो हथकड़ी है उसको निकालना है, एंड रियलाइजिंग दैट ए नेशन सस्टेन इटसेल्फ ओनली व्हेन इट इज इंक्लूसिव एंड केजिंग हाफ of population makes development democracy growth nothing but a force। तो बता रहा है कि कैसे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो कि वुमेन है उनको अगर रख दिया जाए तो डेवलपमेंट हिंडर हो जाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, डेमोक्रेसी के लिए वो अच्छा नहीं है, ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। तो यही सब चीज़ वो डिस्कशन किए। तो देखिए कैसे एक छोटा सा वो आपको पहले स्टोरी एक बता दिए, फिर स्टोरी को कनेक्ट कर दिए, फिर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बताए, और फिर एक छोटा सा टाइटल दीजिए आयरन वेज, जिसमें कि इम्पोज जजमेंट है, बस हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जिसमें वो सती प्रथा हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, विडो हो गया, उसके बारे में बात कर। फिर सोसाइटी में कैसे वुमेन को मेन का प्रॉपर्टी माना जाता है, एजुकेशन उनका ठीक ठाक नहीं होता है, फिर उनको पॉलिटिक्स में ही पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता है, या फिर इकोनॉमी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है, और हमेशा घर के कामों में ही व्यस्त कर दिया जाता है। लेकिन उसी सब चीज़ को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर दिया गया है। और सब चीज़ के बारे में बताने के बाद तो ये इम्पोज डिसीजंस था, उनके वुमेन्स को क्या क्या राइट्स नहीं मिल रहा था, वो सब चीज़ के बारे में ये डिस्कशन हुआ। अब देखेंगे कि ब्रेकिंग द केज एंड फ्लाइंग फ्री, कितना बढ़िया वो टॉपिक है, मतलब कि ब्रेकिंग द केज, वो जो केज जो थोपा गया था, अब बहुत सारे वुमेन्स थे जो कि उस केज को ब्रेक किए और फ्लाइंग फ्री। तो फिर क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है कि लोग मतलब वुमेन जो है वो फ्लाई फ्री कर सकती हैं। तो बेसिक आइडिया फॉर फ्री वुमेन एमर्जेस फ्रॉम वन बेसिक प्रिंसिपल, वुमेन डिसाइड व्हाट बेस्ट फॉर देम। सबसे पहला चीज़ है कि वुमेन को हर चीज़ अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहिए, अपने हिसाब से सब डिसीजन लेना चाहिए। तो इसी चीज़ के बारे में वो पहले लाइन बताता है। एनी रिफॉर्म, जो भी रिफॉर्म करना है, चेंज दैट इज ब्रॉट बाय वुमेन अनलेस इंक्लूड देम इज ए फैंशियल। एवरी पॉलिसी मेजर मस्ट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड फ्रॉम ऑल सेक्टर्स एज वेल। तो जो भी पॉलिसी लेना है उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन जरूरी है। ये नहीं कि बस वुमेन के बारे में चीज़ हो रहा है और वुमेन का चीज़ पे मेल वगैरह ही खाली पॉलिसी बना दे रहे हैं। क्योंकि अगर फीमेल का भी पार्टिसिपेशन होगा पॉलिसी बनाने में तो वो अपने हिसाब से सोच सकती है कि क्या करना चाहिए, कैसे पॉलिसी बनाना चाहिए जो उनके लिए अच्छा होगा, उनके डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा। तो वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट कैसे वो बताया गया है कि एवरी पॉलिसी मेजर मस्ट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड फ्रॉम ऑल सेक्टर्स एज वेल। ओनली देन कैन वी stand true to Rohia's idea of utopian society. In this era of caging and shaking them, let's remember the best society is what lets them be. तो ये जो सोसाइटी है हमें जहाँ की केज में सबको बांधा जाता है, तो रोहिया का आइडिया एक यूटोपियन सोसाइटी बनाने के बारे में बताता है, जिसमें बताता है कि जैसे कि अभी का जो एरा है जिसमें कि वुमेन्स को केज में डाला जाता है, उनको हथकड़ी पहनाया जाता है, लेकिन हमको करना क्या चाहिए कि वो जो चाहते हैं उनको वो फ्रीडम देना चाहिए, कि वो केज को वो सेट फ्री कर देना चाहिए, कि जो चेंज आए वो वुमेन के प्रति जो चेंज आए वो खुद ही पॉलिसी बनाए अपने लिए, और चेंज एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आए, चाहे वो सोशल में हो या फिर एनवायरनमेंट के में केस में हो या फिर एजुकेशन में या फिर हेल्थ में या फिर इकोनॉमी में या फिर पॉलिटिक्स में या फिर पॉलिटिकल डोमेन में। द चेंज बिगिन और फ्रीडम बिगिन प्राइमरीली विद आइडिया ऑफ राइट टू लाइफ, क्योंकि आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ, और वो होना ही चाहिए। ए वेमेन अनब्रिडल्ड बाय अदर जजमेंट शुड बी फ्री टू डिसाइड हर लाइफ जर्नी, स्टेटिंग विद डिसमेंटलिंग द सन प्रेफरेंस सोसाइटी मस्ट बी रिफॉर्म टू गिव ए गर्ल इक्वल राइट्स टू बी बोर्न एज ए बॉय। तो लड़कियों की भी उतना ही अधिकार होना चाहिए जैसे कि एक लड़का को अधिकार मिलना चाहिए। आफ्टर द गर्ल इज बोर्न एंड रेज शी शुड choose her field of education, every field, be it engineering, technology,
ह्यूमैनिटीज़, वो जो चाहे वो पढ़ सके। ऐसे नहीं कि वो सोसाइटी के चक्कर में, किसी दबाव के चक्कर में बेचारी सब लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग टीचरशिप करवा देते हैं। भले ही उसको डॉक्टर बनना है लेकिन टीचर बना दो, भले ही उसको इंजीनियर साइंटिस्ट बनना है लेकिन टीचर बना दो। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि टीचर ही बहुत ही अच्छा है उसके लिए, शादी भी हो जाएगी और घर के पास में रहेगी। तो ये जो डिसीजन है ना, ये डिसीजन अपने से नहीं हो रहा है, वो समाज, ये उसके परिवार वालों से थोपा जा रहा है। लेकिन हमको करना क्या है कि उसे जो भी करना चाहिए, लड़की को जो पसंद है करने के लिए, उसको फ्री छोड़ देना चाहिए कि उसको क्या करना है। चाहे वो इंजीनियरिंग करे, चाहे टेक्नोलॉजी में जाए, चाहे फिर डॉक्टर करे, या फिर ह्यूमैनिटीज़ में जाए। दे मस्ट बी फ्री एंड एम्पावर्ड टू चूज एनी फील्ड दे डिजायर। जैसे कि कल्पना चावला को ले लीजिए, वो रिस्ट्रिक्शन था लेकिन फिर भी वो, आप जानते हैं, सबसे बड़ी फर्स्ट फीमेल जो कि एस्ट्रोनॉट बनी। तो अगर हम लोग उनको फ्री छोड़ेंगे तो कितने अच्छे अच्छे समाज में कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, और मिला भी है। बहुत सारे वुमेन्स हम लोगों ने देखा है, जैसे कि कल्पना चावला हो गई, इंदिरा गांधी जी हो गए, या फिर आप बता सकते हैं हमारे वुमेन्स जैसे टेनेसी थॉमस। बहुत सारे वुमेन्स हैं जो कि अभी बॉक्सर, हमारे जो स्पोर्ट्स में भी आप देख सकते हैं कैसे गीता फोगाट, बबीता कुमारी और मैरी कॉम जैसे लीडर्स लोग हैं जो कि कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिए हमारे समाज को। तो एजुकेशन अनलेस सप्लीमेंटेड विथ राइट टू हेल्थ रेंडर्स वन इन्फ्लुएंट अनहेल्दी एंड माल नरिश। तो एजुकेशन के साथ साथ उनको हेल्थ का भी राइट मिलना चाहिए, क्योंकि WHO के रिपोर्ट या फिर इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट के हिसाब से बताया जाता है कि गर्ल्स एंड वुमेन्स आर 53% एनेमिक एंड आर डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। They must be accorded a right to health, a right to grow healthy, and even they have been the right to a dignified healthy living. With schemes like Sablai scheme, Matru Bandhana Yojana, women are entitled to be a healthy living. With choices in health and education, the real choice and real freeing of women begins with political representation and real political freedom. तो जब तक उनको political representation नहीं मिलता है, political freedom नहीं मिलता है, तब तक उनके प्रति वो पॉलिसी वगैरह डिज़ाइन नहीं किया जाएगा, और वो पॉलिसी जब तक वो नहीं बनेगा तब तक उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, उनको राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन अच्छे से नहीं मिलेगा। जैसे कि बिहार, तो अभी देखेंगे बिहार ने अपना जो रिजर्वेशन का जो लिमिट था वुमेन के लिए 50% कर दिया है, एंड सो ए रैपिड इंक्रीज इन सेक्स रेशियो, एजुकेशनल रीच टू वुमेन, reduced dropout rate, and a safe reproductive health care, showcasing that once women are adequately represented, they can choose their own path. The idea of a free women must be embodied first by increasing their representation to 33%. तो फिर अगर हमको उनको आज़ाद करना है, कंट्री का डेवलपमेंट कराना है, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में जो 33% दिया गया है उसको पहले इंश्योर करना पड़ेगा। तो तब जाके ही कुछ ना कुछ मैजिकल चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे कि एंजेला मार्केल ने कहा है और इंदिरा गांधी, कहा नहीं है, मतलब जैसे कि इंडिया देख सकते हैं कि जैसे कि एंजेला मार्केल, इंदिरा गांधी जैसे लीडर्स वगैरह भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, हु कैन मार्क देयर प्रेजेंस इन पॉलिटिकल एरा ग्लोबली। जेंडर बजटिंग इज ए गुड स्टार्ट बट नीड्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो उसके लिए जेंडर बजटिंग भी करना चाहिए। ए कम्प्रहेंसिव ओवरहॉल दैट पेनिट्रेट्स इवन टू रूरल एरियाज where women have forced most oppression is the foundation stone for harnessing the potential of free women। अगर आपको उनका फ्री वुमेन का पोटेंशियल को हार्नेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो, वहाँ पे उन लोग को वो ये सब जो राइट है उनको देना चाहिए, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको हटाना चाहिए और अपने डिसीजन उनको खुद लेना चाहिए। चॉइसेस मस्ट बी देयर, सपोर्ट ऑनर्स टू चूज देम टू बी प्राउड वुमेन इन दिस मेंस वर्ल्ड। फॉलोइंग लाइन्स बाय रूपा कर सबमिट द क्रैक्स ऑफ दिस ऐसे। तो बाद में लास्ट में देखिए कितना बढ़िया से वो रूपा कौर का एक छोटा सा पोएम वो बताना चाहते हैं, जिसमें कि वो कितने सुंदर तरीके से वो टॉपिक के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे कि वो कितने सुंदर तरीके से बताया गया है कि एनी टाइम व्हेन ए वुमेन इज सेट फ्री इट्स ए पावरफुल थिंग। कभी भी एक वुमेन को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो एक पावरफुल थिंग है। बी इट रीडिंग ए बुक इन स्कूल, अप्लाइंग फॉर ए जॉब शी डिजायर, or taking decisions, putting herself as priority, every time she has freedom to choose, magic happens। तो जब भी उसको फ्रीडम दिया जाएगा चूज करने के लिए तो देख सकते हैं आप एक मैजिक होने वाला है। लेट द मैजिक हैपन इन ए वर्ल्ड दैट इज इक्वल एंड फ्री फॉर ऑल। तो वो मैजिक होने देना चाहिए जिसमें कि सबको अपना ज़िंदगी जो एक मिली है वो अच्छे से जीना चाहिए और इक्वली जीना चाहिए, ना किसी भेदभाव के।
तो ये कितने सुंदर तरीके से ऐसे को कंक्लूड किया गया है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे सुंदर सुंदर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अगर लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा मार्क आपको देखने को मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं, अगर तो कितना सुंदर इंट्रोडक्शन है। बाद में जो टॉपिक था उसके साथ कैसे कनेक्ट किया गया, उनके कैसे छोटा छोटा टॉपिक्स में उसको डिवाइड किया गया, जिसमें कि आयरन केज, इम्पोज जजमेंट्स में बताया गया कि समाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह हैं। फिर ब्रेकिंग द केज एंड फ्लाइंग फ्री में बताया गया कि कैसे वुमेंस वगैरह हैं, वो अगर उनको ये सब राइट टू फ्रीडम, राइट टू हेल्थ, अगर उनका सब अच्छा किया जाए तो कल्पना चावला, अंजेला मार्केल और कितने बड़े बड़े जो वुमेंस थे उनको उनके जैसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप होता है, कंट्री सोशली डेवलप होता है, कंट्री पॉलिटिकली डेवलप होता है, तो कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। और आज के ज़माने में जबकि बहुत सारा स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिस वगैरह ख़त्म हो चुका है, तो वुमेन को अपना जो डिसीजन है वो लेने का पूरा हक होना चाहिए। वुमेन को और वो जो हक अगर मिले तो बहुत ही अच्छा होगा। तो कितने सुंदर तरीके से देखिए अंकुर जी ने इस पूरा ऐसे को लिखा गया है। तो ऐसे ही आप अगर लिखेंगे तो डेफिनेटली यूपीएससी हो या फिर ओपीएससी हो, आपको अच्छे ऐसे में अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे दोस्तों। तो इसी के साथ आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई, अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और मेरे को फीडबैक में बताइएगा कमेंट में कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। और आज ज़रूर एक ऐसे लिखिएगा, अगर हो सके तो वुमेंस का यही ऐसे आप खुद एक बार लिखिए, ट्राई कीजिए, क्योंकि शुरुआत में आपको डर लगेगा कि क्या लिखना है क्या नहीं। तो मिनिमम 10-12 पेज का आप एक ऐसे लिखिए और वुमेन पे लिखिए, बहुत ही अच्छा होगा। इसी टॉपिक पे लिखिए और टॉपिक पे लिख के आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। नंबर पे कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए। फिर फ्री में आप क्या कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्री में ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है दोस्तों, उसी